लेट्स स्टार्ट। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। ब्रीफ में लिखेंगे कि मार्क्स ने 2 आइडियाज़ बोरो किए थे अपने इस आइडिया को प्रोपाउंड करने के लिए, उनको ब्रीफली देखेंगे। फिर मार्क्स का प्रपोजिशन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दैन थोड़ा सा मार्क्सियन सोशल चेंज की थ्योरी के बारे में भी देख लेंगे, बिकॉज इम्प्लिसिट है जो सोशल चेंज की थ्योरी है वही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को भी एक्सप्लेन करती है कि समाज में हिस्टोरिकली चेंज कैसे होते आया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड देन क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर थोड़ा सा उसका रेलेवेंस एंड कंट्रीब्यूशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला, व्हाट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, आते हैं। इसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। ये आइडिया देता है हाउ सोसाइटी और हिस्ट्री के बारे में। 2 वर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल मतलब ह्यूमन सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन कि हिस्टोरिकली वो प्रोग्रेस कैसे करी है, और वो प्रोग्रेस कैसे करी है, इट हैज़ प्रोग्रेस मटेरियली थ्रू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो कहता है कि सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है इट कैन बी ट्रेस्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। जैसे जैसे मटेरियल का प्रोग्रेस हुआ है वैसे वैसे सोसाइटी में भी प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, मार्क्स ने 2 कॉन्सेप्ट बोरो किए थे इसके लिए। पहला फ्रॉम हीगल का एक आइडिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का, इसको डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ये कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होती है इट इज़ एक्चुअली द प्रोग्रेस इन द आइडियाज़। जैसे जैसे आइडियाज़ में प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, इसलिए इनका आइडिया है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का। आइडिया यहाँ पे आइडियलिज्म वर्ड इज़ फॉर आइडिया। ठीक है, ये कैसे होता है जैसे जैसे आइडियाज़ प्रोग्रेस होते हैं वैसे थ्रू डायलॉग एंड डायलेक्टिक्स, वैसे वैसे जो हमारी सोसाइटी उसमें प्रोग्रेस होती है। एंड दिस कैन बी सीन इन द एग्जिस्टिंग आइडियाज़। कैसे होता है ये प्रोग्रेस? थ्रू ट्राइड क्या है? एक आपका एग्जिस्टिंग आइडिया है जिसको हम थीसिस कहते हैं, इसमें कुछ इम्परफेक्शन आ जाएगा विद टाइम। इस इम्परफेक्शन की वजह से एक एंटी थीसिस का राइज होगा जो इसका ऑपोजिंग आइडिया होगा। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिसकी वजह से एक सिंथेसिस रीच होगा। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो सिंथेसिस है दिस इज़ द न्यू आइडिया, दिस इज़ द प्रोग्रेस। इस प्रोसेस में थीसिस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, एंड द सिंथेसिस जो नया आइडिया आया है दिस विल बिकम द न्यू थीसिस। विद टाइम इसमें इम्परफेक्शन आएगा, इसकी वजह से इसका एक ऑपोजिंग आइडिया आएगा, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड द न्यू आइडिया और द न्यू सिंथेसिस विल बी रीच। अगेन थोड़े टाइम में इसमें इम्परफेक्शन आएगा, दिस विल अगेन फॉर्म द न्यू थीसिस और फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा। दिस इज़ हाउ सोसाइटी प्रोग्रेस आइडिया विद प्रोग्रेस इन आइडियाज़। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, पहले आइडिया रहता था आइडिया ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ मोनार्क, कि जो राजा है वो देवता का वो है अवतार, उसका राइट है हमारे ऊपर राज करना, राज्य चलाना। उसका एक ऑपोजिंग आइडिया दिया, जैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे रोशियो, वोल्टेयर एट्सेट्रा के थ्रू हमें एक ऑपोजिंग आइडिया या एंटी थीसिस मिला ऑफ फ्रीडम, ऑफ लिबर्टी, ऑफ फ्री विल, है ना। तो दिस इज थीसिस, दिस इज एंटी थीसिस, देन कन्फ्लिक्ट इन दोनों में हुआ एंड द सिंथेसिस दैट वाज रीच्ड वाज डेमोक्रेसी, एंड इन द प्रोसेस द ओरिजिनल थीसिस गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ ट्राइड ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ हीगल। ठीक है, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, हम इसी आइडिया को स्टिक करेंगे। दूसरा आइडिया जो मार्क्स ने बोरो किया वो था फ्यूअरबैक का मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। मटेरियलिज्म ऑफ फ्यूअरबैक इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म हीगल का कहता है कि आइडिया इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी, लेकिन मटेरियलिज्म ऑफ फ्यूअरबैक का आइडिया ये है कि मटेरियल इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मटेरियल से राइज होती है, हमारा जो सोशल प्रोग्रेस है इट कैन बी सीन इन द एज द प्रोग्रेस इन मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दैट। इसको भी किसी और दिन पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट था।
तो मार्क्स ने ये दो आइडियाज़ बोरो किए, डायलेक्टिक्स का आइडिया दैट इज थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस फ्रॉम हीगल, एंड मटेरियलिज्म का आइडिया दैट सोशल प्रोग्रेस कैन बी सीन इन द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। ये फ्यूरबेक का आइडिया था, ठीक है। एंड इन दोनों को मिला के ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जिसे हम पढ़ रहे हैं। चलो कोर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कंटिन्यूस और नॉन रिपीटेड प्रोसेस है। नॉन रिपीटेटिव और कंटिन्यूस क्यों? कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता है एंड इट डज नॉट रिपीट एवरी टाइम न्यू फॉर्म ऑफ materialism arises and new conflict, new things will happen and that will lead to progress further। कैसे? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हीगल के कुछ नोशंस लिखे हुए हैं जो आइडियाज़ मार्क्स ने बोरो किए, इनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ही बोरोड द आइडियाज़ ऑफ डायलेक्टिक्स जैसे अभी हमने देखा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द आइडिया दैट इन द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स जो हमारा थीसिस है, द ओरिजिनल आइडिया है, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द कोर कॉन्सेप्ट। मार्क्स के अकॉर्डिंग हर स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, उस जब हम मार्क्स से पूछते हैं तो मार्क्स कहता है कि ह्यूमंस जो हैं वो सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव, दे नीड टू सर्वाइव। और जब वो काम कर रहे होते हैं तो दे वर्क इन एसोसिएशन, नॉट इन आइसोलेशन। जब वो एसोसिएशन में काम करते हैं तो उनके आपस में सोशल रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। ये सोशल रिलेशनशिप्स जो डेवलप हुए हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस, इन सोशल रिलेशनशिप्स में इनइक्वालिटी आ जाती है। किसी के पास सरप्लस हो जाता है, किसी के पास कम रह जाता है। जिनके पास सरप्लस है या जिनके पास कंट्रोल ऑफ दिस प्रोडक्शन फोर्सेस है वो हैव्स बन जाते हैं, जिनके पास नहीं है दे बिकेम हैव नॉट्स। इस तरह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। हाउ? सर्वाइवलिस्ट नीड के लिए काम करते हैं, एसोसिएशन में काम करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशंस डेवलप होते हैं। दिस सोशल रिलेशन गेट्स इनइक्वालिटी इन इट। कैसे? कुछ के पास सरप्लस हो जाता है, कुछ के पास नहीं रहता। जिनके पास सरप्लस है, जिनके पास कंट्रोल ऑफ दिस प्रोडक्शन फोर्सेस है, वो बन जाते हैं आपके हैव्स, अदर्स बिकम हैव नॉट्स, ठीक है। अब इसी चीज़ में मार्क्स दो तरह के सोशल रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। पहला रिलेशन ऑफ मैन टू मैन एंड दूसरा रिलेशन ऑफ मैन टू थिंग्स। रिलेशन ऑफ मैन टू मैन में क्या बात करता है मार्क्स? दिस इज रिलेशन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। हमने देखा अभी कैसे दो सोशल पोजीशंस क्रिएट हो गई हैं, एक हैव्स की जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस है, दूसरा हैव नॉट्स जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली दे हैव देयर लेबर, उनका सिर्फ उनके पास लेबर है फॉर सेलिंग एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है। इनके बीच का रिलेशनशिप मार्क्स कहता है कैसा है? एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन का है। रिलेशन ऑफ मैन टू मैन इज हाउ? इट इज़ ऑफ एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। कॉपरेशन क्यों? बिकॉज दे बोथ हैव टू सर्वाइव, वो अपनी सर्वाइवलिस्ट नीड के लिए कॉपरेट करते हैं, बट दे कॉपरेट विद एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्यों है? बिकॉज उन दोनों में इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी एंड डोमिनेंस की वजह से एंटागोनिज्म है, बट इवन आफ्टर बीइंग एंटागोनिस्टिक दे, उन दोनों की आपस में बन नहीं रही है दोनों क्लासेस की, लेकिन फिर भी वो कॉपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सर्वाइवलिस्ट नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दूसरा तरह का रिलेशन मार्क्स बताता है मैन एंड थिंग्स के बारे में। दिस इज हाउ ह्यूमंस आर रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ मीन्स इन प्रोडक्शन। जैसे कुछ क्लासेस होंगी जिनके पास ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, दे कंट्रोल एवरीथिंग। कुछ हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी हार्डवर्क और लेबर है, दे हैव नथिंग एल्स, ठीक है। दो तरह के रिलेशन हमने देखे, मैन एंड थिंग्स के। अब इसी चीज़ को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में क्विकली हम देखते हैं। पहला फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सिस्टम इन सोसाइटी, ओके। उसके दो एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें आती हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर पावर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होती है? हैव्स के पास। लेबर पावर किसके पास होती है? हैव नॉट्स के पास, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक्चुअली फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन शोज रिलेशन ऑफ मैन एंड थिंग्स। कैसे ह्यूमंस आर कंट्रोलिंग द थिंग्स
and to using things to control nature. जैसे haves are controlling means of production to control nature and to earn their survivalist needs. Have nots are controlling their labor to earn their survivalist needs. This is the relation of men to things. दूसरा है रिलेशन ऑफ मैन टू मैन, जिसे हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. दिस इज सिंपली हैव्स एंड हैव नॉट्स, उनका रिलेशन कैसा है, एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन का, अभी हमने देखा. ठीक है. नाउ मार्क्स ये भी कहता है कि दिस रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग इज डायनामिक. क्यों? क्योंकि ये विद टाइम चेंज होता रहता है. जैसे दिस जो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव्स कंट्रोल करते हैं. with time and with development of technology this gets increased and increased and increased. labor power की value decrease होती जाती है. this changes forces of production, this evolves with time, this is dynamic. okay. फिर यहाँ पे मार्क्स दो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है. अगर आपने कहीं भी मार्क्सिज्म थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको पता होगा. एक बेस स्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता है, दूसरा सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स की बात करता है. He says base structure which is including of forces of production and relations of production. ये आपके सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स का बेसिस फॉर्म करता है. लाइक पॉलिटी, लाइक फैमिली, लाइक मीडिया, लाइक रिलीजन. ये सारे जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड एंड फॉर्मलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस स्ट्रक्चर. ये बेस स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसे ही ये सारे सुपर स्ट्रक्चर चेंज होते जाएंगे. इसमें कोई चेंज आएगा तो इन सब में सिमिलर चेंज आएगा. ओके. दिस वॉज द बेसिक टेनेट्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिनके बेसिस पे उसने ये कॉन्सेप्ट प्रपाउंड किया है. नाउ वी विल डाइव इनटू द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ के सोसाइटी एक्चुअली प्रोग्रेस कैसे करती है, एक्चुअली चेंज कैसे होती है हिस्टोरिकली. इसी में इम्प्लिसिट है मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज. सिमिलर है. लेट्स स्टडी टुगेदर बोथ ऑफ दीज टुगेदर. ठीक है. मार्क्स कहता है मैन आर परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल. ठीक है. वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? बाय इम्प्रूविंग देयर मटेरियलिस्टिक कंडीशंस. तो वो हमेशा डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनको अपनी मटेरियलिस्टिक कंडीशन इम्प्रूव करनी है. ठीक है. जैसे कॉन्स्टेंट सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. ठीक है. दिस इज व्हाट हैपन्स इन सोसाइटी. हम हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं एंड दैट्स हाउ थिंग्स एंड इनोवेशंस अकर्स. ठीक है. नाउ दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेस लीड टू कॉन्ट्राडिक्शंस इन सोसाइटीज. कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन सोसाइटी. और कॉन्फ्लिक्ट किस में होता है? दो तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. पहला, दिस लीड टू कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. हर सोसाइटी में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. विद टाइम दिस गॉट इवॉल्व्ड. ये न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया, बट दिस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये ओल्ड ही रहा. ठीक है. अब ये न्यू है, ये ओल्ड है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. And what will happen out of this conflict? A new relations of production will emerge. This will be thesis, this will be antithesis, and this will be thesis, this will be antithesis, and this will be synthesis. This is how Marx borrowed the dialectics of Hegel. ठीक है. हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो था उसमें चेंज हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया. एंड द न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन लेड टू डेवलप्ड, जिसको हम सिंथेसिस के फॉर्म देखेंगे. सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. थीसिस वाज फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म इज व्हाट? अ मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एग्रीकल्चर वगैरह, और आप एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं एंड फ्यूडल लॉर्ड्स एट्सेट्रा. इस टाइम पे एक एंटी थीसिस आया या इमर्जिंग या न्यू आइडिया आया, दैट इज़ फैक्ट्री सिस्टम विद मोर फ्रीडम एंड वेजेस. मतलब आप फ्यूडलिज्म में किसी फ्यूडल लॉर्ड के अंडर टाइड अप हैं, उसके अंडर रह के काम कर रहे हैं. फैक्ट्री सिस्टम दैट emerged during industrial revolution provided more freedom and wages to these people. This became antithesis, this became thesis.
conflict arise and capitalism became the new synthesis emerged out of it and feudalism got destroyed in the process. ठीक है, this is how, this is new force of production, this is old relation of production, दोनों में conflict हुआ and the new mode of production arise, that is capitalism. I hope अब ये concept clear होगा how dialectical materialism takes place, how it happens in society. ठीक है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट इन ऑफ मार्क्स. अगर आप आंसर्स वगैरह में यूज़ करना चाहें, ईच स्टेज ऑफ सोसाइटी विच फॉल शॉर्ट ऑफ परफेक्शन कंटेन सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन. ठीक है, परफेक्शन इन द सेंस के हर बार सोसाइटी में जो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा विद टाइम उसमें इम्परफेक्शंस आ जाएंगे. उन इम्परफेक्शंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा और ओल्ड वाला जिसमें इम्परफेक्शन आ गया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसके हम डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जो मार्क्स ने दिए हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्टेज. इसमें मार्क्स कहता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर पावर वगैरह थे, ये बहुत नेसेंट स्टेज पे थे. लोग अपनी सर्वाइवलिस्ट नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मार्क्स कहता है कि मैन आर परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल. हमेशा हम क्या रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं. तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म के टाइम पे जो सिचुएशन थी उससे डिससेटिस्फाई हो गए. पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग बेटर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द मटेरियल इम्प्रूवमेंट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. इस सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से कुछ लोग असर्टेड डोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी, और जिन लोगों ने ये पोजीशन असर्ट की वो बन गए मास्टर्स. जिनके पास सरप्लस नहीं था, पावर नहीं थी, कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, वो बन गए आपके स्लेव्स. And this is how new slave stage emerged. ठीक है, इस वाले स्टेज में क्या हुआ, न्यू इम्परफेक्शंस emerged. क्या इम्परफेक्शन थे, स्लेव्स और मास्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया. ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन वाज द न्यू इम्परफेक्शन. इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ. द न्यू आइडिया emerged फॉर फ्रीडम, मोर फ्रीडम एंड अ सेटल्ड लाइफ. लोग अपने लिए, जो स्लेव्स थे, दे डिमांडेड या दे इमेजिन्ड अ सेटल्ड एंड सेफ लाइफ फॉर देमसेल्फ रादर देन बीइंग अ स्लेव फॉर लाइफ. तो ये एंटी थीसिस बना, ये थीसिस था. कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड द न्यू जो मोड ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हुआ वो था फ्यूडल स्टेज का. ठीक है, सिमिलरली फ्यूडल स्टेज में भी विद टाइम न्यू इम्परफेक्शंस आ गए. वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यूडल लॉर्ड स्टार्ट हो गया. तो फिर क्या हुआ, एंटीथीसिस ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, थीसिस ऑफ फ्यूडलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड द न्यू सिंथेसिस एमर्ज्ड ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म. ठीक है, अब यहाँ से मार्क्स जो है, दिस वाज द स्टेज जहाँ पे मार्क्स वाज लिविंग. ठीक है, यहाँ से आगे जो चीज़ें बताता है, दीज आर मियर प्रेडिक्शंस ऑफ मार्क्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स को फ्रीडम देंगे वो चीज़ें बोलने का जो अभी हुई नहीं है. हम क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है या ऐसा हुआ नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ थियरी वी विल स्टडी इट. यहाँ पे न्यू इम्परफेक्शन इमर्ज हुआ, इनइक्वालिटी बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स और वर्कर्स. जैसे उनको वेज ही नहीं दिए जा रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है. ठीक है, गिग इकोनॉमी का सिचुएशन अभी आप लोगों ने देखा ही होगा. हाउ द गिग वर्कर्स इन जोमेटो एंड द टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऊबर एटसेट्रा, दे आर जस्ट फोर्स्ड टू वर्क हार्ड एंड उनको बहुत मीगर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं. दिस सॉर्ट ऑफ इम्परफेक्शन इमर्ज्ड, जिसकी वजह से मार्क्स ने कहा कि इनइक्वालिटी राइज होगी, पॉपुलराइजेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा लोगों का. इसकी वजह से मार्क्स प्रेडिक्टेड कि प्रोलेटेरियटाइजेशन का प्रोसेस होगा. प्रोलेटेरियटाइजेशन का प्रोसेस होगा. मतलब जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट होते होते, पॉपुलराइज होते होते प्रोलेटेरिएट क्लास में आ जाएंगे सारे. ठीक है, 2 क्लास रह जाएंगी सिर्फ, बॉर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट. अभी आएंगे इस पर हम नेक्स्ट, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे तब इन 2 क्लासेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए मार्क्स की प्रेडिक्शन है कि ये प्रोसेस होगा एंड जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हद से पार हो जाएगा तब प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन होगा. इस रेवोल्यूशन के बाद
एक डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करेंगे जो वर्कर्स हैं वो अपनी, दिस विल बी द स्टेज ऑफ सोशलिज्म। एंड देन लास्ट स्टेज विल बी जब सब कुछ इक्वल हो जाएगा, ये लोग अपनी डिक्टेटरशिप रिनाउंस कर देंगे, एंड दिस विल बी द स्टेज ऑफ एडवांस्ड कम्युनिज्म, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होगी, इक्वल सोसाइटी होगी, एंड देयर विल बी नो इम्परफेक्शंस एज सच। तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। बेसिक अगर हम रिवाइज करना चाहें कॉन्सेप्ट को तो सिंपल सा यही है कि सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करती है, ही प्रोग्रेस कैसे करती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज़ हाउ सोसाइटी प्रोग्रेस। हमेशा जो थीसिस है उसमें कोई इम्परफेक्शन आएगा, उस इम्परफेक्शन की वजह से एंटीथीसिस का राइज होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जिसकी वजह से एक सिंथेसिस या एक समझौता जिसे हम कहते हैं वो रीच आउट होगा, जिसमें थीसिस विल गेट डिस्ट्रॉयड, द ओरिजिनल आइडिया, एंड सिंथेसिस विल बिकम द नेक्स्ट थीसिस। ठीक है, दिस इज हाउ सोसाइटी हिस्टोरिकली प्रोग्रेस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, कि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है हम उसे मटेरियल प्रोग्रेस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस और द प्रोग्रेस इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे मार्क्स स्पेसिफिकली कहता है। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोग्रेस विल बी एडवांस कम्युनिस्ट स्टेज, जो आएगी प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप के बाद। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट। अब नाउ क्विकली हम क्रिटिसिजम्स और रेलेवेंस देख लेते हैं, एंड देन दिस वीडियो विल बी डन। थोड़ा बड़ा हो गया है। तो पहला फंक्शनलिस्ट क्रिटिसिज्म आता है, दैट ही मार्क्स इग्नोर्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है भाई सोसाइटी में, लोगों के बीच में सिर्फ एंटागोनिज्म नहीं है, लोगों के बीच में कोऑपरेशन भी है। ठीक है, लोगों के बीच में सॉलिडेरिटी भी है। मार्क्स ने ये आइडिया, ये एस्पेक्ट ही इग्नोर कर दिया। ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म में स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, लोगों का इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है। पहले एक प्रोडक्ट एक इंसान या एक फैक्ट्री कम्प्लीटली बनाती थी, अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो 20 डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में उनके डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं, फिर वो असेंबल कहीं और हो रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कहीं और से हो रहा है। दिस इज़ हाउ इंटरडिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज इन सोसाइटी। तो इससे सॉलिडेरिटी और कॉपरेशन बढ़ भी तो रहा है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शनलिस्ट criticism of this concept. Then phenomenologists like Max Weber criticize करते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की वजह से। ये कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से सोसाइटी को देख के उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर देना इज़ नॉट गुड। जैसे मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में जो भी प्रोग्रेस हुई है वो सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस है, पर मैक्स वेबर कहते हैं कि सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस ही क्यों भाई, आइडियाज़ की भी प्रोग्रेस होती है। ठीक है, थॉट्स की भी प्रोग्रेस होती है, अब फिलॉसफी की भी प्रोग्रेस है, आपके सोसाइटल रिलेशंस की भी प्रोग्रेस है। देयर आर डिफरेंट लेंसेज थ्रू विच सोसाइटी कैन बी सीन, नॉट ओनली इकोनॉमिक लेंस और ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन वाला लेंस। ठीक है, एंड नाउ इट इज़ प्योरली मटेरियल इन कॉन्सेप्ट, नैरो एम्पेरिकल वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, वेबर ऑल्सो सेड के वेबर की एक थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें वो रिलीजन को एक्सप्लेन करते हैं। ही एक्सप्लेन के प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। सिर्फ और सिर्फ आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो इम्परफेक्शन आया उसी की वजह से कैपिटलिज्म राइज नहीं हुआ। प्रोटेस्टेंट एथिक्स या जो कैल्विन नाम के एक वो थे, he gave these Protestant ethics, these are also responsible for the rise of capitalism. This we will study जब ये वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, according to neo conflictists like C. Wright Mills, he said inequality and exploitation dominance in society also depends on power, authority on in society, not only economy. अगेन वही कॉन्सेप्ट कि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करता रहा, उसने पावर, अथॉरिटी एंड अदर थिंग्स की बात ही नहीं करी। सिमिलर क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम रैल्फ डेरेंडॉफ, वो भी एक न्यू कॉन्फ्लिक्टिस्ट है। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज मार्क्स फॉर इग्नोरिंग डायमेंशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, सेम क्रिटिसिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट थिंकर्स लाइक अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट थिंकर्स कौन से होते हैं?
दे बिलीव कि एक चीज़ के होने के पीछे एक रीज़न या एक कॉज होना ज़रूरी नहीं है, हमेशा एक कॉज और उसका एक इफेक्ट हो, नहीं। दे कैन बी 10 कॉजेज फॉर वन इफेक्ट और दे कैन बी 10 इफेक्ट्स ऑफ वन कॉज, ठीक। तो ये प्लूरलिस्ट थिंग्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनइक्वालिटी और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज मार्क्स फॉर फॉलोइंग इकोनॉमिक्स रिडक्शनिस्ट अप्रोच, और वही इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट अप्रोच मीन्स कि आप इकोनॉमी को ही सब कुछ मान के उसी के हिसाब से करो। ऑल्सो दिस इज़, बहुत लोग कह चुके हैं, दिस इज़ वॉट नो वन हैज़, ये एक यूनिक क्रिटिसिज्म है इस पेज पर, दैट he also criticized Marx for propagating utopian idea of advanced communism। क्यों? आपने देखा रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, चाइना में हुआ, कहीं एडवांस कम्युनिज्म आया? नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हुई, सोशलिज्म आया, बट एडवांस कम्युनिज्म या क्लासलेस सोसाइटी या इक्वल सोसाइटी आई ही नहीं कभी। दिस इज़ अ यूटोपियन आइडिया अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, और इसके लिए वो मार्क्स को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। एंड इसकी रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट की हम देखना चाहें तो, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस टू एंड इट एट अ पॉजिटिव नोट। सिर्फ क्रिटिसिज्म करके छोड़ना इज़ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा नेगेटिव व्यू देता है। तो डिस्पाइट मैनी क्रिटिसिज्म, मार्क्सियन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशियोलॉजी में। सबसे पहले तो इन्होंने बेस स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करा, हम लोगों को नए डायमेंशंस ऑफ थॉट्स दिए। दिस इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज रेलेवेंस। देन ही प्रोवाइडेड न्यू मेथड टू इंक्वायर इनटू सोशल स्ट्रक्चर्स, कि आपकी देखो इकोनॉमी है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू मेथड टू इंक्वायर इनटू इट, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्रैक्टिकल यूसेज। प्रैक्टिकल यूसेज के लिए सिग्निफिकेंट कैसे? अभी भी आप देखो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत जगह मिनिमम वेजेस तक नहीं दिए जा रहे हैं वर्कर्स को। सोशल सिक्योरिटी और राइट्स तो छोड़ो ही, मिनिमम वेजेस तक नहीं दिए जा रहे। तो दिस इज टेक्निकली प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू, दिस इज टेक्निकली प्रैक्टिकल इन टुडे सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंशियल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जस्ट वही के ह्यूमन और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप नई नई चीज़ें लोगों को दो, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट दिस एंड हाउ दे एग्जिस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी एंड इट इज़ और उनके अकॉर्डिंग, उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन फोर्सेस हैं, these are very important in society, और this is what we are actually seeing in capitalism। आजकल प्रोडक्टिव फोर्सेस ही ऑलमोस्ट सब कुछ है सोसाइटी में। आप ये चीज़ कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और अपने आंसर्स को, अपने व्यूज़ को सिंपल से एक लाइन पे एंड कर सकते हैं, दैट मार्क्स कैन बी क्रिटिसाइज्ड बट कांट बी इग्नोर्ड, बिकॉज कार्ल मार्क्स की जो थेरीज हैं इट गेव अ ह्यूज शिफ्ट इन द सोशियोलॉजिकल आइडियाज़, sociological views. So we can criticize Marx, but we can't ignore him.